भारत में 1526 से 1857 तक मुगलों का शासन रहा। भारत में 1526 से 1857 तक मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने इस दौर में भारत में अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया। साथ ही मुगलों ने तरह तरह के कानूनों से लोगों को परिचित करवाया। लेकिन इन सब के आगे आज हम आपको मुगलों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनमें से कुछ के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा और वहीं कुछ ऐसी भी बातें होगी जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ बातों की जानकारी। मुगल साम्राज्य के बारे में स्कूल के दिनों में ही इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ बातों की जानकारी आपको पहले से ही रही होगी। मुगल काल में बने कई किले, इमारतें, मकबरे और स्थापत्य शैली को आज भी देखा जा सकता है। इन पर अब कई सारी फिल्में, सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। उस काल में मुगल बादशाह अपनी शान शौकत के लिए मशहूर थे, जिनकी झलक हमें आज भी देखने को मिलती है। इस्लाम में एक से अधिक बीवियां रखने का चलन मुगलों के काल का है। इस्लाम में एक से अधिक बीवियों के रखने का चलन मुगलों के काल का है, जिसे वे अपनी शान भी मानते थे। मुगल शासकों की सैकड़ों बीवियां होती थी जो उनके साथ महल में रहती थी। इन रानियों की सेवा के लिए महल में ही दासों की व्यवस्था की जाती थी। बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक हर दिन अलग अलग बेगम के साथ महलों में अपना समय व्यतीत करते थे। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला पहला बादशाह बाबर। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला पहला बादशाह बाबर था, जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। बाबर के बाद आगे चलकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल वंश को आगे बढ़ाया। मुगल काल में सजा के लिए बेहद ही खतरनाक तरीका अपनाया जाता था। उस समय मुगल शासक बाबर को जिसको सजा देनी होती थी वो उसको हाथी के आगे लिटा देता था, जिसके सीने को हाथी अपने पैरों की ताकत से तोड़ देता था और उस शख्स की मौत हो जाती थी। कोहिनूर हीरा मुगलों की शान था। कोहिनूर हीरे के बारे में सभी जानते हैं कि मुगल काल में कोहिनूर का बेशकीमती हीरा मुगलों की शान था। लेकिन आज हम आपको इस दौर में इस हीरे से भी बेशकीमती चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। यह है तख्त ताऊस, जिसका निर्माण बादशाह शाहजहां ने कई किलो सोना और हीरे जेवरात से जड़वाकर एक सिंहासन का रूप दिया था। यह एक राज सिंहासन था, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। ताऊस को अरबी भाषा में मयूर या मोर कहा जाता है। मयूर सिंहासन पहले आगरा के किले में रखा गया था। मयूर सिंहासन पहले आगरा के किले में रखा था। वहां से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में दो नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1739 के आक्रमण के दौरान ईरान के सम्राट नादिर शाह ने इससे जुड़े कीमती गहने लूट लिए। बादशाह शाहजहां ने ताजपोशी के बाद अपने लिए इस बेशकीमती सिंहासन को तैयार करवाया था। इस सिंहासन की लंबाई 13 गज और चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज थी। ये सिंहासन 6 पायों पर स्थापित था जो ठोस सोने के बने थे। सिंहासन तक पहुंचने के लिए 3 छोटी सीढ़ियां बनाई गई थीं, जिसमें दूर दराज के देशों से मंगवाए गए कई कीमती हीरे जवाहरात इसमें जड़े हुए थे। उस समय इस सिंहासन को बनवाने में शाहजहां ने इस पर लगभग 2,14,50,000 रुपए खर्च किए थे।
जिसे कई हजार कारीगरों ने 7 वर्षों में तैयार किया था। हालांकि शाहजहां के इस बेशकीमती सिंहासन को जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली की सारी धन दौलत समेटने के अलावा इस सिंहासन तख्ते ताऊस की हीरे जवाहरात को भी लूट कर अपने साथ ले गया। बाद में सिख समुदाय इस सिंहासन को अपने साथ अमृतसर ले गए, जहां ये रामगढ़ बुगा में आज भी मौजूद है। संतान प्राप्ति के लिए अकबर अजमेर शरीफ गया था। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अकबर संतान प्राप्ति के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया था और वहां उसकी मुलाकात सूफी फकीर शेख सलीम चिश्ती से हुई। फकीर ने अकबर से कहा, बेटा अगर तू मेरे ठहरने का इंतजाम कर दे तो तेरी सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। जिसके बाद अकबर ने फकीर शेख सलीम चिश्ती के रहने और खाने का इंतजाम सीकरी में ही करवा दिया। कुछ समय बाद अकबर की पत्नी जोधाबाई गर्भवती हुई, जिससे उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से खुश होकर अकबर ने कहा कि जहां मेरे पुत्र ने जन्म लिया है मैं वहां एक नगर बसाऊंगा। जिसके बाद फतेहपुर सीकरी को बनाने की योजना आरंभ हुई थी। इस नए नगर को बसाने के लिए अकबर को 15 वर्ष का समय लग गया। एक अंग्रेज यात्री के अनुसार फतेहपुर सीकरी नगर को देखकर वो चौंक गया था। तभी उसने कहा था कि ये नगर लंदन से भी बड़ा शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा अकबर ने बनवाया था। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा अकबर ने बनवाया था, जो बुलंद दरवाजा है। इस दरवाजे में मुगल वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। बुलंद दरवाजा अकबर के विशाल और वैभवशाली साम्राज्य की गाथा बयां करता है। फतेहपुर सीकरी में निर्मित किए गए अन्य स्थलों की तरह ही बुलंद दरवाजे का निर्माण भी बलुआ पत्थरों और संगमरमर से किया गया है। बुलंद दरवाजे का सबसे प्रमुख आकर्षण इसके सामने के खंभे और सेनेटॉप पर कुरान के शिलालेख हैं। मुगल वंश के छठे बादशाह औरंगजेब का जीवन। हुमायूं एक प्रख्यात मुगल सम्राट था जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं इकलौता ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता बाबर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मुगल साम्राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में किया था। हुमायूं ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे थे। हुमायूं को सबसे ज्यादा कष्ट उसके भाइयों से मिला था। वही अफगान शत्रुओं ने हुमायूं की मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। हुमायूं अफीम का बेहद शौकीन था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर की मौत के 4 दिन बाद 30 दिसंबर साल 1530 ईस्वी में बाबर की इच्छानुसार उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल सिंहासन की गद्दी पर बिठाया गया और उसका राज्याभिषेक भी किया गया। मध्यकाल के इतिहासकारों के अनुसार मुगल काल में अकबर ने जितने हिंदू तौर तरीकों को अपनाया उतना किसी और मुगल शासक ने हिंदू धर्म के प्रति अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अकबर न केवल सूर्य उपासना करता था बल्कि सूर्य के संस्कृत में 1000 नाम भी लेता था। अकबर के हिंदू धर्म के प्रति आस्था का नतीजा रहा कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास के सबसे मशहूर प्रेम कहानी है। जोधा एक बेहद सुंदर हिंदू राजकुमारी थी। अकबर ने कभी भी राजकुमारी जोधा को मुस्लिम धर्म की रीति रिवाजों को अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और ना ही हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने से उसे रोका। वहीं जोधाबाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं की कदर करती रही और उसे बहुत मान सम्मान देती थी। साथ ही हर परिस्थिति में उसका साथ निभाती थी। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। आपको बताते चलें कि मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग व 5वां वंशज था और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था।
जब वो 12 वर्ष का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला था और वो वहाँ का बादशाह बना था। इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, पर वो नाकामयाब हो गया था। और फिर सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया था। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा देगा तो वो वहां पर भी कब्जा जमा पाएगा। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000 थे। मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। उनमें गजब का भाईचारा भी था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो लोदी का शिकार करने वाला हो। हुआ भी कुछ ऐसा और बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था। आपके लिए ये जानकारी लिखी थी हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा ने। उम्मीद करते हैं कि आपको मुगल काल और देश के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। साथ ही वीडियो के पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और देखते रहें माई भारत।